हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमली अपनी पांचों बेटियों, बड़ी बेटी नीलम, छोटी बेटी अनीता, तीसरी बेटी रज्जू, चौथी बेटी भावना और पांचवी सबसे छोटी बेटी अंजू को आवाज लगाकर बुलाती है और उन्हें कहती है, अरे सुनो तुम पांचों, मैंने नीलम के लिए रिश्ते की बात चलाई है। अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल गया तो जल्दी ही नीलम की शादी भी हो जाएगी। क्या यार माँ, आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। पहले मैं थोड़ा खुलकर जी तो लूं। शादी का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगी। और वैसे भी अभी मेरी उम्र नहीं है शादी करने की। बेटा, मुझे सिर्फ तेरी ही शादी थोड़ी करनी है। तेरे बाद तेरी अभी 4 बहनें और हैं, उनकी भी तो शादी करनी है। हमें नहीं करनी अभी। देख लिया आपने, हम पांचों को अभी शादी नहीं करनी है, तो आप क्यों बार बार हमें शादी के लिए फोर्स कर रही हैं? आपको एक बार में समझ नहीं आता? माँ देखो, हम 5 बहनें आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप जो भी बोलोगे वो हम कर लें। और वैसे भी अभी तक आपने हमें हमारे पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कम से कम ये तो बता ही सकती हो ना कि आखिर आपको पापा ने क्यों छोड़ा था। और नहीं तो क्या, दीदी सही बोल रही है। अभी आप भी बोल रही थी हमारी शादी लायक उम्र हो गई है, तो अब आप भी बता दो, आखिर ऐसा भी क्या हो गया था कि पापा अपनी पांचों बेटियों के बारे में सोचा तक नहीं और चले गए? माँ से ये पूछने का तो कोई फायदा ही नहीं है, उनका हमेशा की तरह वही जवाब होगा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम लोगों को जानना ही क्यों है ये सब? तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने आज तक कोई कमी नहीं रखी तुम सबके लिए, लेकिन तुम पांचों तो एक ही बात बोलती रहती हो। हम एक ही बात बोलती है तो बात खत्म करो ना। आप भी क्यों उस बात को इतना खींच रही हो? अब तो बात साफ है, जब तक आप नहीं बताओगी तब तक तो मैं शादी करने से रही। बाकी आगे आपकी मर्जी, बताना है या नहीं? हाँ, हम नहीं करेंगे। अब इन पांचों को क्या बताऊं कि ये मेरी बेटियां हैं ही नहीं। अब आज तक जो सच मैंने किसी को नहीं बताया, वो सब इनको बताकर क्या अनाथ कर दूं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, और तुम सबको जानना ही है तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पापा की दूसरी बीवी भी थी, और जब मुझे ये पता चला तो मैंने उनके साथ रहने से मना कर दिया और उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। यही है वो सच जो मैं तुम सबको नहीं बता रही थी इतने समय से। माँ, हमें माफ कर दो, हमने आपके जख्मों को वापस से हरा कर दिया। आज तक आप इसीलिए नहीं बता रही थी ताकि हम पापा को गलत ना समझे। कोई बात नहीं माँ, आज के बाद हम कभी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना आपके लिए। हाँ माँ। कमली पांचों बेटियों से ये झूठ तो बोल देती है कि उसके पिता की दूसरी बीवी थी, लेकिन ये सच कमली के सिवाय कोई नहीं जानता था कि कमली की पांचों बेटियों का कोई पिता ही नहीं है। कमली ने पांचों बेटियों को अनाथ आश्रम से लिया था और इन सब बेटियों का अच्छे से ख्याल रखा था। इसी तरह कमली जब अपनी पांचों बेटियों को झूठ बता देती है तो कुछ दिनों तक तो घर में सब ठीक चलता रहता है। आज तक आपने हमारी वजह से अपनी खुशियों को खोया है, लेकिन अब नहीं। अब आपको सब मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। देखा, मैं बोलता था ना, तुम्हारी बेटियां तुम्हें समझेंगी। तभी उसकी पड़ोसन सुलोचना वहाँ आकर कमली से कहती है, अरे कमली बहन, कहाँ हो आजकल? दिखाई ही नहीं देती। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। बताइए आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मेरे बेटे की शादी का कार्ड देने आई हूँ, इसलिए यहाँ आना हुआ। अब तेरी पांचों बेटियाँ बिन बाप की है तो खुल गई है ना, जो मन करता है वही करती रहती है। आपको हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। बेटा चुप हो जा, तुझसे बड़ी है वो। और सुलोचना बहन, आप मेरी बात मानिए तो कार्ड देकर चली जाइए, क्योंकि मेरी बेटियां खुली हैं, इसलिए अपनी माँ के बारे में कुछ सुन नहीं सकती और न ही अपने बारे में। मुझे क्या, मैं तो कार्ड देने आई थी। अब तो लोगों को सच्ची बात भी कड़वी लगने लग गई है। 5 बेटियां करके भाग गया होगा तुम्हारा पति, और अब तुम ज्ञान दे रही हो। सुलोचना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह हमेशा कोई ना कोई उन पांचों के पिता को लेकर उन्हें ताना मार दिया करता था। कुछ दिनों बाद सुलोचना के घर आनंद नाम का एक आदमी आता है और उसे देखकर सुलोचना उसके पास जाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? जाओ यहाँ से तुम। कब तक तुम मुझे ऐसे जाने को बोलती रहोगी? कभी तो तुम्हें मेरी बात भी सुननी पड़ेगी ना। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी सजा ऐसे मुझसे दूर रहकर तो मत दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ।
प्यार पहले था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में मेरी 5 बेटियां आई हैं, मेरा प्यार बस उनके लिए है और पुरानी सारी बातें तुम भी भूल जाओ। तुम अगर सच नहीं बताओगी तो मैं सच बता दूंगा। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर सच क्या है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे और यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ कोई देखे और बिना बात के तमाशा हो। ठीक है, आज तक जैसे मैंने तुम्हारी बात मानी है अब भी मान लूंगा। आनंद वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन दोनों की बात नीलम और रज्जो सुन लेती है और जाकर अपनी बाकी 3 बहनों को भी बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद 5 बेटियां कमली से नफरत करने लगती हैं और उसके पास जाकर अंजू कहती है, माँ, आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, पापा को गलत बना दिया। आपको किसी और के साथ रहना था, आपका अफेयर चल रहा था, इसीलिए पापा आपको छोड़ के गए थे ना, और आपने पापा को ही धोखेबाज बताया। छी! बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? सच्ची बोल रही है अंजू। रज्जो दीदी और नीलम दीदी ने आप और आपके आशिक की सारी बातें सुन ली थी कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना। आपको शर्म नहीं आई? 5 बेटियों के होते हुए भी ये सब करते हुए? तुम लोग मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो कुछ बोलो ही मत, हमने अपनी कानों से खुद सुना है और जो सुना है वही बहुत है। मुझे तो आपको अपनी माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब हमारी शादी इसलिए जल्दी करवाना चाहती थी ना, क्योंकि आपको अपने गुल खिलाने थे। 5 बेटियों की झूठी माँ हो आप। नहीं बेटा। 5 बेटियां अपनी माँ पर इल्जाम लगा रही थी, कमली को बहुत सुना रही थी। पर इतने में आनंद वापस आता है और सबको एक साथ ऐसे कमली को सुनाता देखकर गुस्से में कहता है, बस करो तुम 5, शर्म नहीं आती है अपनी माँ को इतना सब बोलते हुए? अच्छा हुआ मैं अपना सामान ले जाना भूल गया था, वरना तो तुम लोग बेचारी कमली को सुनाते ही रहते और कमली चुपचाप सुनती रहती। लो आगे हमारी झूठी माँ का आशिक। तुम्हारी माँ तुम 5 से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मैं भी कमली से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगे। आज मुझे चुप मत कराओ। तुम 5 जिस माँ को आज इतना भला बुरा सुना रही हो ना, वो तो तुम्हारी माँ है ही नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं आ नहीं पाया तो कमली को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ सब छोड़कर इस शहर में आ गई और तुम 5 को एक अनाथ आश्रम से गोद ले लिया। क्या? हाँ, यही सच है। तुम 5 को ही अपनी जिंदगी मानकर एक अच्छी सुख सुविधा की जिंदगी दी और तुम अपनी माँ को ही सुना रहे हो। आनंद की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और तब 5 कहती है, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अपनी इन 5 बेटियों की माँ को झूठी मत समझना। नहीं माँ, आज तक आपने जो भी किया हमारे लिए किया, आप झूठी नहीं हो, हमें माफ कर दो। हाँ, और अब हमें हमारी गलती का भी एहसास हो गया है। हाँ, और अब तक आपने भले अपने बारे में ना सोचा हो, लेकिन अब हम आपके बारे में सोचेंगे और आपकी आनंद जी से शादी भी करवाएंगे। आज तक आपने हमारी वजह से अपनी खुशियों को खोया है, लेकिन अब नहीं। अब आपको सब मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। देखा, मैं बोलता था ना, तुम्हारी बेटियां तुम्हें समझेंगी और झूठी माँ ना बोलकर दिल से अपना बना लेंगी। 5 को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी अपनी माँ से माफी मांगती हैं। उसके बाद 5 मिलकर अपनी माँ और आनंद की शादी करवाती हैं और एक साथ खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहती है। नहीं, तुमको क्या लगता है ऐसे ही पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम लोगों का? अरे जीना हराम न कर दिया ना तो मेरा नाम भी गरिमा नहीं। आखिर कौन है ये घूंघट वाली औरत और ऐसे मोहल्ले के बीचों बीच हंगामा क्यों कर रही है? जानने के लिए चलिए स्टोरी को जानते हैं। नीलिमा अपनी बेटी गरिमा की बदतमीज जबान से बेहद दुखी थी। एक दिन घर का सारा कचरा फैलाकर गरिमा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी नीलिमा आकर बोलती है, हाय हाय, ये क्या कचरा फैला रखा है तूने? अरे तू तो जानवरों से भी गई गुजरी है, कम से कम वो भी अपने बैठने उठने की जगह को साफ रखते हैं। बोल लिया, और कोई काम तो है नहीं, आपको बस मेरे ऊपर चिल्लाना ही आता है। अरे अगर जानवरों से इतना ही प्यार था तो कोई जानवर ही पाल लेती ना, मुझे क्यों पैदा किया? बस कर बेशरम, मुंह से कुछ बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है। इस बदतमीजी भरी जुबान को बंद रखा कर। तेरे शब्द सुनकर तो तेरी शक्ल देखने का मन ही नहीं करता। ठीक है, तो आज से मैं घूंघट रख लिया करूंगी आपके सामने, फिर तो आप खुश है ना? अरे घूंघट तो शर्म का प्रतीक है, लेकिन तू तो रज के बेशरम है। नीलिमा गरिमा से बहस करने के बजाय
खुद ही साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन गरिमा के ऐसे स्वभाव के चलते नीलिमा को उसकी शादी की चिंता रहती है। पर एक दिन दूर के रिश्तेदार की बदौलत एक कुंदन नाम के लड़के का रिश्ता गरिमा के लिए आता है और वो लड़का अपनी माँ मधुरिमा के साथ उसे देखने आता है, जिस पर नीलिमा गरिमा को रसोई में नाश्ते की ट्रे पकड़ाते हुए बोलती है, देख, मेरी बात ध्यान से सुन ले। उनके सामने अपनी ये गजलंबी जुबान मत खोलना और इस घूंघट को भी ऊपर मत करना। कम से कम उन्हें ये तो लगेगा कि तू थोड़ी संस्कारी है। चिंता मत करो, मुझे भी इस घर से जल्द जाना है ताकि मैं तुम्हारे इस तानों से बच सकूं। इतना बोलकर गरिमा एक लंबा सा घूंघट करके हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए सबके सामने जाती है, जहां आज की जमाने की लड़की को घूंघट में देखकर मधुरिमा बोलती है, अरे वाह नीलिमा बहन, बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, वरना आज के समय में कौन लड़की इतना घूंघट करती है। आंटी जी, घूंघट तो औरतों की शर्म का गहना होता है और मेरा मानना है कि आज के समय में उनकी खूबसूरती जितना ढकी रहे वही अच्छा है। वाह वाह, क्या बात बोली है बेटा तुमने। और मुझे आंटी नहीं माँ जी बोलो, क्योंकि मुझे तो तुम अपनी बहू के रूप में पसंद आ गई हो। क्यों कुंदन बेटा? अब मैं क्या कहूँ, आपको पसंद है तो मुझे भी है। आखिरकार बदतमीज गरिमा का रिश्ता पक्का हो ही गया, जिसके बाद 1 महीने के अंदर गरिमा संग कुंदन का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल में कदम रखती है 5 मीटर के घूंघट के साथ। ये देखकर मधुरिमा की पड़ोसन सावित्री बोलती है, अरे मधुरिमा बहन, मानती हूँ बहू का चेहरा मुंह दिखाई पर ही दिखाओगी, लेकिन इतना बड़ा घूंघट तो ऐसे करवाया है जैसे बहू नहीं ऐश्वर्या राय लाई हो। सावित्री बहन, अब मेरी बहू बड़ी ही संस्कारी और शर्म लिहाज वाली है, आपकी बहू की तरह नहीं कि शादी के दूसरे दिन ही साड़ी से स्कर्ट में आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा उछलो मत। अक्सर ये घूंघट वाली बहुएं ही सबसे ज्यादा बेशरम निकलती हैं। मन तो कर रहा है इस पड़ोसन की यहीं खड़े खड़े इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं, लेकिन अभी ससुराल में आ जाऊं, फिर इसको बताऊंगी कि मैं कितनी बड़ी बेशरम हूँ। थोड़े तानों और गानों के बीच गरिमा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कुछ दिन तक तो बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। लेकिन शादी के 1 हफ्ते होते ही गरिमा की मुंह दिखाई और उसको देखने मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। गरिमा तैयार होकर लंबा सा घूंघट करके सबके सामने बैठी होती है। तभी सावित्री उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, अरे मधुरिमा बहन, अब तो घूंघट छोटा करवा देती, 1 हफ्ता हो गया है आए इसको। इतनी शर्म ठीक नहीं है, वैसे भी शर्म तो आँखों में होनी चाहिए ना। आपको मेरी बहू के घूंघट से इतनी दिक्कत क्यों है? आज तो बोलना ही पड़ेगा। अरे सावित्री आंटी, मुझे समझ नहीं आता आपको क्या चुल है। अरे उस दिन गृह प्रवेश के टाइम भी आपकी ये चोट जैसी जुबान बड़ी तेज चल रही थी। मुझे समझ नहीं आता आपको मिलता क्या है लोगों के घर में आग लगा के। घूंघट के नीचे से गरिमा के इतने संस्कारी शब्द सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सावित्री वो तो अपने कानों पर विश्वास न करके गरिमा से बोलती है, देखो तो सही, घूंघट तो ऐसे किया है जैसे कितनी शर्म हो इसको बड़ों की, लेकिन शब्दों से छी। मधुरिमा बहन सही घूंघट वाली बेशरम बहू लाई हैं। बेटा बेशर्मी अभी दिखाई कहाँ है, दिखा दी ना तो धोती उठाकर भागती नजर आएगी। बहू, ये क्या बदतमीजी है और कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही हो? अरे घूंघट का तो लिहाज कर, एक तरफ पर्दा करके शर्म जाहिर कर रही है तो दूसरी तरफ बदतमीज जुबान से बेशर्मी। सुन लो सासू माँ, मुझे बेशर्म कहने की गलती तो करना मत, वरना ऐसी बेशर्मी दिखाऊंगी ना कि तुम्हारा पूरा खानदान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। खुद की मुंह दिखाई करवा लो, क्योंकि मुझे ऐसे लीचड़ लोगों को अपना मुंह दिखाने का कोई शौक नहीं है। गरिमा अपनी सारी गरिमा भूलकर कमरे में चली जाती है। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से मधुरिमा अपनी घूंघट वाली बेशरम बहू के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाती है और आए दिन गरिमा अब घूंघट में रहकर अपनी बेशर्मियां दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। कभी वो मधुरिमा से लड़ती, उसको गालियां देती, तो कभी मोहल्ले वालों से।
एक दिन तो हद ही हो गई। कुंदन ऑफिस जा रहा था और अभी बस गली में ही था कि तभी बालकनी से लंबा सा घूंघट करके गरिमा चिल्लाती है, अरे कुंदन जी, आज आप अपना एक अच्छा पहन कर नहीं जा रहे क्या? अरे ज्यादा देर नहीं लगेगी, आकर पहन जाओ। गरिमा की इस बात पर पूरा मोहल्ला कुंदन को घूर घूर कर देखने लगता है, जिस पर वो गुस्से में वापस घर आकर गरिमा से बोलता है, पागल हो क्या? शर्म नाम की चीज है या नहीं? ये चीजें मोहल्ले के सामने बोलने वाली होती हैं क्या? खुद ने तो घूंघट किया हुआ है, मेरी इज्जत उतार रही हो मोहल्ले के सामने। तो तुम भी कर लो घूंघट, मैंने कौन सा मना किया है? हद होती है बदतमीजी की। जब तुमको बोलने की शर्म नहीं है तो ये घूंघट करके दिखावा क्यों करती हो? उतार फेंको इसको भी। देखो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। ये कच्छा पकड़ो और निकलो यहाँ से। अब तुम इसे चलते हुए रोड पे पहनो, कार में पहनो, बस में पहनो या ऑफिस में पहनो, मुझे मतलब नहीं है। गरिमा की बेशर्मी अब पूरे मोहल्ले के सामने थी। वो आए दिन अपनी सास से लड़ती और घूंघट में रहकर उसको गालियां देती। ऐसे ही एक दिन खाना बनाने पर शुरू हुई बहस में गरिमा ने तो सारी हदें पार कर दी। डंडा उठाकर वो अपनी सास को डंडा दिखाते हुए कहती है, बहुत हो गया तेरा बुढ़िया। बहू इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैं ही सहूं। तूने कहाँ सहा? जब से तू आई है इस घर में तब से मैं और मेरा बेटा ही सह रहे हैं। अरे घूंघट में रहकर बेशरम दिखने वाली लड़की पहली बार देखी है। आज तो मैं तुझे अपने इस घर से ही निकाल दूंगी। मधुरिमा गरिमा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालते हुए मोहल्ले में ले आती है, जहाँ सावित्री भी खड़ी होती है। और ये देखकर गरिमा बोलती है, ना ना, तुमको क्या लगता है इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी? कतई नहीं छोड़ूंगी। जीना हराम न कर दिया ना तो मेरा नाम भी गरिमा नहीं, पुलिस लेकर आऊंगी इस घर में मैं। अरे देखो तो, मुंह से ऐसी कड़वी बातें निकाल रही है और चेहरे पर घूंघट धरा हुआ है। अरे अब तो हटा दे इस घूंघट को, पूरा मोहल्ला जाने हैं कि तू कितनी बेशरम है। तो इस घूंघट का कोई फायदा नहीं। तो तू बोल ही मत ना। और मेरे घूंघट से तुझे क्या आग लग रही है ये बता। मैं तो हूँ ही घूंघट वाली बेशरम बहू। अगर अपनी इज्जत नहीं उतरवानी ना तो शराफत से यहाँ से चली जा, वरना पुलिस के सामने यही बोलूंगी कि मेरे सास और पति के साथ मिलकर ना मेरी पड़ोसन भी मुझे मारती है। आज पूरे मोहल्ले के सामने घूंघट वाली बेशरम बहू बिना घूंघट के थी। दिखने में वो बहुत सुंदर थी कि पूरा मोहल्ला दंग रह गया था। लेकिन उसकी भाषा सुनकर मधुरिमा बोलती है, बस बस बहू, बहुत बोल ली। अरे तुझे देखने आए थे तो तेरा घूंघट देखकर धोखा खा गए कि तू कितनी शर्म से भरी लड़की है। लेकिन हम गलत थे। आज समझ आया, शर्म घूंघट में नहीं आँखों में होती है। इसलिए तू क्या पुलिस बुलाएगी? मैं बुलाऊंगी और अपने बेटे को तेरे से अलग करवाऊंगी। तेरे जैसी बेशरम बहू मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों ही पक्षों से पुलिस केस होता है। लेकिन गरिमा की हरकतों के लिए मोहल्ले के साथ साथ खुद उसकी माँ भी उसके खिलाफ गवाही देती है, जिसके बाद गरिमा और कुंदन का तलाक हो जाता है और कुंदन मधुरिमा को घूंघट वाली बेशरम बहू से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।